प्रथम गेट बंद करो। अच्छा मैंने एसी सर्किट का ना पहला लेक्चर कल हो गया था, लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, ठीक है। एसी जनरेटर के ऊपर डेरिवेशन के चांसेस कम होते हैं, मेन उसकी वर्किंग डायग्राम आती है। वर्किंग डायग्राम आनी, गेट बंद करो। वर्किंग डायग्राम आएगी, एसी जनरेटर की फॉर्मूला आता है E = E0 sin ओमेगा t। फिर E0 की वैल्यू एच बी ओमेगा होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मेन था लास्ट टाइम। फिर हमने एक इंडेक्स पढ़ा था इसका, एसी सर्किट, जहाँ पे एसी जनरेटर का रिजल्ट आता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट, वहाँ से चैप्टर शुरू में, ठीक है। तो आपके पहला टॉपिक कौन सा आएगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। जनरल फॉर्मूला की कॉपी में लिखो, ठीक है। हेडिंग डालो ऑल्टरनेटिंग करंट, पहला फॉर्मूला ये। अच्छा प्रथम इसमें कितने करंट शो हो रहे हैं? इस फॉर्मूले में कितने करंट है? दो। कौन कौन से? एक इंस्टेंटेनियस, कौन इंस्टेंटेनियस है? और I0 कौन है? पीक का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। दो करंट है सर्किट में, ठीक है। एक इंस्टेंटेनियस, एक कौन है? पीक करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? नहीं, उससे भी मिनिमम होता है। मैथमेटिकली माइनस साइन। देखो माइनस करंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कभी करंट सर्किट में नेगेटिव हो गया, इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्शन रिवर्स हो गई और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे तो करंट की मिनिमम वैल्यू 0 लिखती है मैग्नीट्यूड वाइज, बट अगर मैथमेटिकली लिखते हैं साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, मैक्सिमम कितनी है? +1। सो इंस्टेंटेनियस करंट कैन वेरी फ्रॉम -I0 टू +I0। लिख लो कॉपी पे, याद है ना, ठीक है। तो कभी ये एमसीक्यू बन जाता होगा ऊपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एसी। उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगी, I0 हैज वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 टू I0, व्हिच इज रॉन्ग। इट हैज वैल्यू वेरिंग फ्रॉम -I0 टू I0, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ ओमेगा। अच्छा ओमेगा टी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? ओमेगा टी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? एंगल थीटा। पूरी क्वांटिटी क्या है? रेडियन है, तो ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। अच्छा एंगल काउंट करना इजी होता है कि टाइम नोट डाउन करना इजी है, इसलिए हमने एंगल को किसमें चेंज किया? ओमेगा टी में चेंज किया हुआ यहाँ पे। अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, 2 बाई टाइम पीरियड, और दूसरा क्या था? 2πf। प्रथम f क्या होता है यहाँ पे? कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? एंगुलर ओमेगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या वर्ड यूज करेंगे? पेपर में जब पहली बार आपको कहीं पे लिखा है ना ऐसे 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई, न्यूमेरिकल आएंगे आपको इस चैप्टर की स्टेटमेंट ऐसे लिखी होगी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। उसमें जो 50 हर्ट्ज है कौन है? F। और ये जो 220 वोल्ट है मैं आगे बताऊंगा ये कौन है? ये फिक्स वैल्यू लिखी है ना मैंने। क्या ऑल्टरनेटिंग करंट की कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है? बट यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू लिखी है, कौन सी वैल्यू हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ हो गया पहले। इसका प्लॉट कैसे बनता है? साइनसॉइडल का ग्राफ में देखो एंगल और टाइम दोनों प्लॉट बना दिया। आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे कितना होता है? 3π/2 और 2π। डिग्री में लिखा हुआ है, आपने रेडियन में लर्न करना। और अगर टाइम में चेंज कर दे तो ये आ गया। यहाँ तक हाफ वेव कंप्लीट हुई तो T/2, यहाँ पे फुल वेव है तो कितना है? T। यहाँ पे उसका भी हाफ है T/4, यहाँ पे 3D पर ड्रॉ करो, कॉपी पे लिख लो, ठीक है। तो एसी स्टार्ट कितना है? इंडक्शन है एसी। हाँ अब एग्जाम हो गया। अब I can draw कर दो। This is for 1 revolution। और एसी सर्किट में जब करंट एसी आता है तो सोर्स कौन होता है? एसी जनरेटर। थर्मल पावर प्लांट्स में एसी जनरेटर लगा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में भी क्या लगा हुआ है? एसी जनरेटर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लार्ज स्केल में कमर्शियल लेवल पर यूज कर रहे हैं एट ऑल एसी, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी है सेल से निकलती है वो डीसी है। ठीक है, कर ले नोट। अच्छा ए कौन आ गया? ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मेट या तो साइन फॉर्म में होता है, जिसमें होगा
दोनों ही पॉसिबल है। इन दोनों को कौन सी वेरिएशन बोलते हैं? साइनसॉइडल। क्या बोलना है? साइनसॉइडल। ठीक है, लिखो इंपॉर्टेंट लिखो, wherever, इग्नोर लिख लो, wherever alternating current exists, wherever alternating current exists। अच्छा, वंश alternating current वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो वहां पे फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे सेल्फ इंडक्शन होगी सर्किट में, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसका मीनिंग जहां पे तो सर्किट में कांस्टेंट करंट होता है वहां पे सिर्फ क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, टू अपोजिट। और जहां पे वेरिएबल करंट होता है वहां पे रेजिस्टेंस भी आती है, साथ में कौन आता है? सेल्फ इंडक्शन। दो चीजें लिखो, wherever AC current is a circuit along with resistance, along with resistance, self induction, along with resistance, self induction also exist। ठीक है, और ये फॉर्मूला लिख लो, V equal to L di by dt। ये कब यूज करना है? जब हम EMF किसके क्रॉस निकालेंगे? रेजिस्टर के क्रॉस के, इंडक्टर के क्रॉस। L di by dt किसके क्रॉस निकालेंगे? इंडक्टर। लिखो V equal to L di by dt क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across, पोटेंशियल ड्रॉप across किसके क्रॉस है? ये इंडक्टर। ठीक है, अच्छा लिखो across रेजिस्टर को बताया, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V किसके थ्रू होती है? IR। बिल्कुल, across रेजिस्टर V equal to IR। ये आगे फॉर्मूला यूज करने में पहले बता रहा हूँ। अगर AC करंट आपने सर्किट इंडक्टर के क्रॉस लगाया तो वोल्टेज का फॉर्मूला ये यूज करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी ये होगा, EMF भी ये होगा। और अगर आपने रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यू हैव टू यूज V equal to IR। आगे नेक्स्ट में लिखो, जनरली कैपेसिटर, जनरली कैपेसिटर ब्लॉक DC, जनरली कैपेसिटर ब्लॉक DC। DC क्या चीज है? बेटे क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कैपेसिटर में सर्किट पढ़े थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर में करंट आ रहा हो, पढ़ा था कभी? अभी तक ये भी है कुछ? कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट फ्लो ही नहीं करता, याद है? लिखिए कैपेसिटर ब्लॉक DC क्यों नहीं करता? आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये लाइन लर्न कर लो। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स भी आ सकती है कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता, बट कैपेसिटर अलाउ alternating current flow, but capacitor allow alternating current flow। वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर ने DC को तो ब्लॉक कर देना, क्यों करना है? आगे बढ़ेंगे। हमने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कैपेसिटर सर्किट कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ना हमें जब कैपेसिटर पढ़ा तब भी नहीं किया। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि कैपेसिटर के क्रॉस लिखो, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो बताओ भी Q equal to C की पता आपको? अच्छा, Q है, ये C है, ये V है। आपने क्या निकालना? सर्किट में करंट, तो चार्ज क्या करोगे? डिफरेंशिएट। ये लिखो स्टेप, यहाँ तक आ गए? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जब हम अगले लेक्चर में या आज या कल जब भी मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट करवाऊंगा जिसमें कैपेसिटर लगाएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज, तो आप फॉर्मूला ये नहीं पूछोगे। ठीक है, और जब इंडक्टर के क्रॉस आएगा तो I equal to क्या? V equal to क्या था? L di by dt। अगर रेजिस्टर है तो V equal to IR। तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशन 2 मार्क तक की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी इसके ऊपर इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर तीनों? तो यहाँ अभी तक ये पता चला 3 डिवाइसेज हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तीनों के क्रॉस वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है तीनों हमने लिखी है। ठीक है, और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिली, सर्किट में इंडक्टेंस कब रोल प्ले करती है? जब वेरिएबल करंट आता है। कांस्टेंट करंट में इंडक्टेंस कुछ नहीं करेगी। कैपेसिटेंस कब आती है? इनटू सिस्टम में AC इज देयर, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, जहां मल्टी सर्किट है लो रेजिस्टेंस ने आना ही आना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीन एंड कर लो, मीन और एवरेज वैल्यू। क्या अल्टरनेटिंग करंट की कोई यूनिक वैल्यू होगी? कोई यूनिक वैल्यू? वो माइनस आई नॉट से लेकर प्लस आई नॉट तक कुछ भी है, उसकी ईएमएफ भी माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट कुछ भी आ रही है। हमने वो सेटअप लगा दिया, हमने अपनी
कंजम्पशन साइड पे घर पे लगाया या फैक्ट्री में लगा दिया, हमने फाइंड आउट करना है मीटर से कितना करंट आ रहा है। तो कौन से करंट की वैल्यू होगी? दो तरीके हैं, पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज, एक डाल ली। अच्छा बेटे, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला बताओ। नॉर्मल सर्किट में हम यही पढ़ेंगे, दो सर्किट है, देखो ये दोनों ड्रॉ करना है, ये भी डेफिनेशन लिखनी है। पहले सर्किट ड्रॉ करो, डेफिनेशन बाद में, पहले सर्किट ड्रॉ करो। ये कौन सा सर्किट है? एसी। वो कौन सा है? डीसी। हमने क्या करना है? एसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कौन सा करंट होगा? अगर एसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू आती है, कांस्टेंट करंट कंपेयर कर रहे हैं, वो कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं? डीसी। डीसी बोलते हैं ना। डीसी का सोर्स कौन होता है? सेल। ठीक है, तो एवरेज करंट निकालना है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लो ओवर टाइम टेबल। बेटे यहाँ पे तो वेव चलती जाएगी, एक वेव होएगी, फिर दो वेव होएगी। कितनी वेव में कंसीडर करें अपने आंसर? सिंगल वेव में कि एन वेव में? सिंगल वेव का स्टडी इजी करनी है कि डिफिकल्ट है? सिंगल वेव। क्या बिहेवियर वेव का सेम है आफ्टर वन वेव? तो एक वेव को स्टडी करने के हम एन वेव को स्टडी करें, एक को ही कर सकते हैं। टोटल चार्ज कैसे आता है? आई डी टी इंटीग्रल। ये पता लगा कैसे आया? डी क्यू बाई डी टी कौन होता है? करंट होता है। तो अगर मेरे को टोटल चार्ज है आई डी टी, टाइम कितना दिया? 1 टाइम मिनट। इंटीग्रेट तो कितनी 0 तो लेके 3 तक करते। आई की वैल्यू की पुट करांगे। आई किसके को ये कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस है कि पीक करंट है? ये इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई की वैल्यू क्या पुट करें? कौन कौन कांस्टेंट है? आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ गई। कितने पता साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा ओवर ओमेगा ओवर ओमेगा। एनो नोट कर लिया, लिख लो। नोट में शायद डेरिवेशन स्टेप ना लिखे हो, ठीक है? लिख लो, इसको लिखे हुए स्टेप नोट्स में, नहीं लिखे तो नोट करो। बेटे 2 मार्क डेरिवेशन इससे बियॉन्ड नहीं आने वाली है, और पेपर में एग्जामिनर ज्यादा से आना हो गया है। उन्हें एक्सआर भी क्वेश्चन है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के पूछे, उन्हें आई इक्वल टू लिखता थे 2 into t पावर 1/2, 2 into t पावर 1/2। मतलब उसके कहने का मतलब था कि आपको इंटीग्रेशन तो आती ही है, तो कोई भी वेरिएबल को इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो एवरेज वैल्यू इट्स नॉट मैंडेटरी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, दे कैन गिव यू एनी करंट फ्रॉम देयर, चाहे वो अल्टरनेटिव हो चाहे ना। एवरेज निकालनी है, मेथड लग गया पता? अच्छा दसो फिर इंटीग्रेशन करांगे तो कितना आंसर आएगा? आई नॉट बाई टी और ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद? ओमेगा बाहर निकाल दो, पहले पुट करेंगे कैपिटल, याद आ गया? अच्छा बेटे ये ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला? ओमेगा इनटू कैपिटल डी किसके इक्वल होगा? 2 पाई इक्वल होएगा ना। cos 2 पाई कितना होता है? बोलो बेटे, cos 2 पाई 0 के बाद बेटे यहाँ पे शॉर्टकट लर्न कर लो, कभी नहीं भूल देना बेटे। cos n पाई इक्वल टू -1 पावर n, कभी नहीं भूलेगा। cos n पाई इक्वल टू -1 पावर n। n यहाँ पे कितना है? तो n के 2 हो गए, -1 पावर 2 कितना आएगा? 1। क्या एवरेज करंट निकालने ओवर फुल साइकिल को फायदा है? एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल, इसका आंसर वैसे भी 0 ही आना था, तो रीजन की 0 आना तो दसेगा। जब I और T, I into T, करंट इनटू टाइम कौन होता है? करंट इनटू टाइम चार्ज। और ग्राफ में y एक्सिस को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? एरिया अंडर द ग्राफ। बेटे ऐसा एरिया पॉजिटिव है,
कह रहे हैं देखिए देख के आंसर की थी क्लियर थी कि आंसर 0 आना चाहिए। तो पेपर में होता है कि आपको जरूरी नहीं कि साइन करो, कोई भी करो हो जाता है। ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव ले लिया है उन्हें नेगेटिव है कि एवरेज वैल्यू भी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होना। तो इसका भी ओवरफुल साइकिल को ओवरफुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ओवरफुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC कितनी है 0। ओवरफुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC 0। फिर क्या करें, लिखो फिर ओवर हाफ साइकिल लिखो, मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। मान लो हाफ साइकिल में क्या चेंज आएगा, इंटीग्रेशन t/2 हो जाएगी, नीचे टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा t/2, बाकी सब सेम। तो 2/t I0 ओमेगा cos ओमेगा की अपर लिमिट कितनी है t/2, लोअर कितनी है 0। अच्छा पहले क्या करें, अच्छा प्रथम ओमेगा t/2 ओमेगा इनटू कैपिटल T की वैल्यू क्या पुट करनी है, ओमेगा इनटू कैपिटल T की वैल्यू क्या पुट करनी है 2π/2 कितना हो जाएगा पाई। अच्छा साइन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, माइनस साइन भी आना था, पिछले भी माइनस करना था। अच्छा cos पाई कितना आएगा, cos पाई -1। फिर लिख लो इक्वेशन डेरिवेशन अगर नहीं आई तो 1 मार्क एमसीक्यू आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 हाफ साइकिल, चार ऑप्शन तो होंगे 2/π 4/π 3/π 1/π, वहां से क्या है 2/π, ठीक है। तो ये हाफ साइकिल में है, कमर्शियली हम इसको भी यूज नहीं करते, एवरेज वैल्यू नहीं हम यूज करेंगे, ठीक है। मीन अगर आपने AC करंट को लिखना है ना कि इतने करंट इतनी वोल्टेज आ रही है, इतना करंट है, वी डोंट यूज मीन वैल्यू, हम क्या यूज करेंगे RMS। लिखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, हेडिंग डाल लो रूट मीन स्क्वायर। लिखो in order to specify some unique value, in order to specify some unique value to alternating current कमर्शियली में डे टू डे लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं, कमर्शियली will use root mean square, we will use root mean square value of AC, will use root mean square value of AC। अब ये रूट मीन स्क्वायर होता क्या है, निकालते कैसे हैं, पहले तो इसके लिए तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कि कल को आपको एग्जामिनर बाई बार पूछे ना कि रूट मीन स्क्वायर ही क्यों निकाली थी, एवरेज से काम क्यों नहीं हो रहा था आपका, ठीक है। तो पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, मेरे को दो सर्किट्स है, एक ਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट करंट है, एक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों में करंट फ्लो होना है, दोनों में रेजिस्टेंस आएगी, दोनों में हीट प्रोड्यूस होगी, कोई हीट प्रोड्यूस। मान लो दोनों सर्किट रेजिस्टेंस की है सेम, क्या है इक्वल, और दोनों को सेम टाइम कैपिटल T के लिए ऑपरेट की, दोनों में हीट क्या प्रोड्यूस हुई सेम, क्या प्रोड्यूस हीट सेम। सबसे पहले तो बताओ कांस्टेंट सर्किट में हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कांस्टेंट सर्किट ये बोले
जिसमें एक कांस्टेंट करंट है, हीट का फॉर्मूला पता है RT। क्या कोई इंटीग्रेशन की लोड पड़ेगी? और वो करंट बोलता है RMS। मैं RMS में 10 क्यों लिख रहे हैं? तो ये हीट किसमें है? किस सर्किट में? ये कांस्टेंट। क्या IMS से कांस्टेंट करंट अगर वो चेंज होगा तो हीट बिना इंटीग्रेशन के आ जाएगी। AC सर्किट में, ये कौन सर्किट में? DC में। और अगर आपने AC सर्किट में हीट निकालनी हो ना तो आपको क्या करना है? इंस्टेंटेनियस करंट स्क्वायर करो, R लो, स्मॉल टाइम करो, छोटे टाइम में इसकी निकली हीट निकली, टोटल कैसे निकलेगी? कैसे निकालेंगे टोटल? इंटीग्रेट। टाइम कितना लेंगे? पहले दो फॉर्म लिखो, हीट लिखो, हीट जनरेटेड डीसी सर्किट, ये हीट जनरेटेड डीसी सर्किट। वहां पे IRMS क्यों लिखा मैं बताता हूं आपको, रीजन क्या है। और हीट जनरेटेड एसी सर्किट, ठीक है। हियर हीट एसी हीट डीसी की सेम फिजिकल थ्योरी दी है। आपने अपने एसी सर्किट में टी टाइम पीरियड में जितनी हीट नोट की ना वो लिख लो, जितनी हीट आई इंटीग्रेट करके ये कर लोगे, इंटीग्रेट सारा से निकाल लोगे। वो हीट नु के इक्वल कर देना I² R * T ਦੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ IRMS ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग रूट की स्क्वायर वैल्यू।